नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव बाबा में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और कुछ जीके के क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी ऑल इंडिया एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप किसी पुलिस के एग्ज़ाम की या बैंक के एग्ज़ाम की, रेलवेज़ की या किसी कांस्टेबल की, किसी आईटीबीपी या सिक्योरिटी फोर्सेस की, किसी भी तरह के एग्ज़ाम की क्लर्क के लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक अपर लेवल के आईएएस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। आपको सिर्फ कंसेप्ट पकड़ना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पकड़ के नहीं बैठ जाना कि एग्जैक्टली ये आएगा, ऐसा नहीं होता है। चाहे आप मेरे चैनल पे कोई वीडियो देख रहे हैं, चाहे किसी और के चैनल पे देख रहे हैं, कोई अगर आपको ये कह रहा है कि नहीं इसी में से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये पढ़ लो बहुत है, ऐसा नहीं होता है। आपको कंसेप्ट सीखने पे फोकस करना चाहिए। तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि आप अगर YouTube से लर्निंग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि YouTube पे अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो वहाँ आपको किस तरीके की लर्निंग मिल रही है। आप अपने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, उसका पैटर्न एक बार स्टडी करिए और उससे उसको मैच करिए कि क्या जो क्वेश्चंस वो वीडियो में आप जो देख रहे हैं डेली, आधा 1 घंटा 2 घंटा जो भी वेस्ट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं वटेवर, क्या वो उस पैटर्न से मैच हो रहा है। मीनिंग कि रेलिवेंसी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखनी है कि क्वेश्चंस इसी तरीके के पूछे जाते हैं जिस तरीके के क्वेश्चंस उस वीडियो में हैं, आपके एग्ज़ाम में भी उसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, अगर रेलिवेंसी है तो आपको डिफ़िकल्टी लेवल देखना है कि क्या कितनी डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या वो वीडियो में आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो हल्की क्वालिटी के हैं या ज़्यादा ऊपर हायर क्वालिटी के डिफ़िकल्ट लेवल के हैं। अकॉर्डिंगली आपको जो है कंसेप्ट समझेंगे तो आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप हमेशा कंसेप्ट के पीछे रहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन पॉलिटिक्स से है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पॉलिटी से है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर पहला क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन से आर्टिकल्स में इनका मेंशन है। इनको डीपीएसपी भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन से आर्टिकल्स में मेंशन है। तो आंसर नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, आर्टिकल्स 36 से 51, इन प्रोविजंस में इनका मेंशन है। बाकी जो सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल्स 14 to 19, इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। थर्ड और फोर्थ हैं, इसमें भी अलग ही तरह के प्रोविजंस हैं। तो आप देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होता क्या है। बेसिकली ये एडिशनल नॉलेज है, हम इस कंसेप्ट से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि जो स्टेट है, स्टेट मतलब जो कि एक राष्ट्र है या कोई कंट्री है, स्टेट बोला जाता है उसको, वो उसे गाइड कर रहे हैं एक तरीके से कि आपको अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में जो भी डाउनग्रेडेड जो स्ट्रेटा है, जो लोग हैं या जो सेक्शंस हैं, उनको आपको अपग्रेड करना है। मतलब कि जो भी डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो गरीब तबके के हैं या फिर थोड़े से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ कानून बनाने हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनानी है, कुछ स्कीम्स लेके आनी है सरकार को, जिससे कि उनका लेवल थोड़ा रेज़ किया जा सके। जैसे कि वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए आपने कुछ कानून बना दिए, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ बना दिए, चाइल्ड्स के राइट्स के लिए कुछ बना दिया, या सीनियर सिटीजन्स की सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए कुछ बना दिया, एम्प्लॉयमेंट में कुछ आपने कुछ स्पेशल तबके के लिए कुछ कानून बना दिए, तो ताकि वो भी जो है समाज के बाकी जो लोग हैं उनके लेवल पे आ सकें। तो ये वेलफेयर को लेकर के प्रमोशन करते हैं कि वेलफेयर होना चाहिए समाज में बराबर सबके लिए। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दीज प्रिंसिपल्स एम्स टू क्रिएट अ सोशल वेलफेयर स्टेट, कि पूरे समाज में सोशल वेलफेयर होना चाहिए। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, गाइड करते हैं समाज को, उसको, सरकार को, टू मेक सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ लाइक मेकिंग लॉज फॉर सेफ्टी ऑफ सीनियर सिटीजन। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऊपर, जो कि आपका फॉरेन पॉलिसी का ही पार्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है
ये पूछ रहा है कि कौन से 5 सालों के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी बनी हुई है, करंट में जो चल रही है पॉलिसी कौन से 5 सालों के लिए है। इसका करेक्ट आंसर भी फर्स्ट है, 2015 से 2020 के लिए। अभी जो पॉलिसी प्रिवेलिंग है दैट इज़ इन वोग, वो 2015 से 20 के लिए, 20 में एक्सपायर हो जाएगी। और अगली जो पॉलिसी बनेगी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो 2025 तक के लिए बनेगी, अगले 5 साल के लिए, 5-5 साल के लिए बनती है ये। आप कुछ एडिशनल नॉलेज इससे रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड। ये जो पॉलिसी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये एक फ्रेमवर्क बताती है कि कैसे जो है हम प्लानिंग करेंगे, अपने एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कोई हर कंट्री बनाती है कि कैसे हमें अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, गुड्स की, सर्विसेज की। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे हम। और अभी जो पॉलिसी है हमारी प्रेजेंटली, उसका फोकस है वैल्यू एडिशन के ऊपर, हाउ टू इंक्रीज वैल्यू एडिशन इन द कंट्री डैट वुड बी इन लाइन विद द मेक इन इंडिया प्रोग्राम ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमने सीखा है इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इन विच ईयर बारदोली सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। अब सिंपली जैसे मैंने, चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर करेक्ट 4th है, 1928 में जो है बारदोली सत्याग्रह हुआ था। अब मानिए आपने सिर्फ ये पढ़ लिया कि बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इतना जानने से काफ़ी नहीं होगा। डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो आपको शायद उसे गूगल भी करना चाहिए, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और उसके बारे में पढ़ना चाहिए कि इससे रिलेटेड और फैक्ट्स क्या हैं। ब्रीफ फैक्ट्स मैं आपको कुछ बता देता हूँ इससे रिलेटेड। गुजरात में ब्रिटिश राज में ये हुआ था, और जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, आज़ादी की लड़ाई देश की हमारी, उसका ही एक पार्ट था ये। एक तरह से सिविल डिसओबीडियंस, जिसमें समाज जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा था ब्रिटिश पॉलिसीज़ के साथ, उसका एक पार्ट था। और सरदार पटेल जो है इसमें एक बहुत बड़े लीडर उभर करके आए इसकी सक्सेस के बाद। उनका अच्छा रोल था इसमें, गुजरात में हुआ था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट इज़ GM फूड्स। GM फूड्स क्या होते हैं, इसकी फुल फॉर्म यहाँ बताई गई है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, या जेनेटिकली म्यूटेटेड फूड्स, या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, या मेटामॉर्फिक फूड्स। 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है इसका 3rd, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, इसका फुल फॉर्म है। एडिशनल नॉलेज से रिलेटेड जान लेते हैं। इनको जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड्स भी बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिक यानी कि उसका जो DNA सिस्टम है, उसका सीड का जो एक बीज होता है किसी भी फसल का, आपने उसका जो एक अंदर का DNA ही चेंज कर दिया। जिस तरीके से DNA में उसकी पूरी एक सिस्टम होता है बेसिकली पूरा, कि कैसे वो ग्रो करेगा प्लांट, आपने उसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए, लेबोरेटरी में साइंटिफिक चेंजेस कर दिए, और सीड का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, स्ट्रक्चरली उसको फंडामेंटली चेंज कर दिया, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। पर्पस इसके कई होते हैं, जैसे कि कुछ फसलों में कीड़े लग जाते हैं, या कुछ जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए, कि वो जैसे 4 दिन चल रहा है कोई फूड, तो उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए कि वो 1 महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए, ताकि कीड़े उस पर अटैक करें तो वो ख़राब ना हो फसल, इन पर्पसेस के लिए उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करा जाता है। या फिर उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, किसी क्रॉप की, किसी फसल की प्रोडक्शन कम है, जैसे कि 1 एकड़ में मान लो कि 100 क्विंटल प्रोडक्शन हो रही है, अब उसके सीड को मॉडिफाई करके हमें 150 या 200 क्विंटल मिल रहा है। जैसे कि अभी कॉटन का चलता है इंडिया में, रुई की प्रोडक्शन इंडिया ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करी है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स यूज़ करके। तो ये इसके पर्पसेस रहते हैं। इसको लेकर के अपने कुछ इश्यूज़ भी हैं सोसाइटी में। कुछ लोग इसको प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं, अच्छा नहीं है, इससे हेल्थ पे रिस्क हैं, बीमारियां होती हैं। एनवायरमेंटलिस्ट इसको अपोज करते हैं, और कुछ लोग इसको फेवर भी करते हैं, कंपनीज़ वगैरह, जिनको लगता है कि नहीं फार्मर्स वगैरह इससे प्रोडक्शन बढ़ती है, या हमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की क्रॉप मिलती है, इसमें कीड़ा नहीं लगता वगैरह वगैरह। दोनों ही ओपिनियंस हैं, आपको वो स्टडी कर लेनी चाहिए वैसे।
अगर सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। NCLTs हियर द केसेस रिलेटिंग टू व्हाट मैटर्स। ये पूछ रहा है NCLT, पहले तो NCLT होता है क्या ये बता देता हूँ। NCLT होता है नेशनल कंपनी लॉस ट्राइब्यूनल। ये ट्राइब्यूनल्स होते हैं। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस मैटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, किस मैटर से रिलेटेड केसेस जो हैं ये ट्राइब्यूनल्स हियरिंग करते हैं, सुनते हैं, सुनवाई करते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कॉर्पोरेट एंड इंसॉल्वेंसी लॉस, रेप रिलेटेड मैटर्स, चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड मैटर्स, क्रॉस बॉर्डर से रिलेटेड मैटर्स जो क्राइम्स हैं। देखिए पहला इंसॉल्वेंसी लॉस। इंसॉल्वेंसी होता है जो दिवालियापन, कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है, उससे रिलेटेड जो केसेस होते हैं। बाकी 3 ऑप्शन तो क्लियर ही हैं, पढ़ने से ही पता लग रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, कॉर्पोरेट एंड इंसॉल्वेंसी लॉस। जो पहले तो कंपनीज से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, और दिवालियापन से रिलेटेड, कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट कर देती है लोन्स वगैरह में या किसी भी पेमेंट में दिवालिया हो जाती है, उससे रिलेटेड केसेस की हियरिंग यहाँ पे होती है NCLTs में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है व्हाट इज़ द मेजर एम ऑफ IBC। IBC क्या है? IBC की फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड ही है थोड़ा सा ये मैटर। IBC देखिए NCLTs मैंने बताया था नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ये कंपनीज एक्ट और इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड यानी कि IBC जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन दोनों ही कानूनों से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनकी सुनवाई करता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि IBC का एम क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। टू हेल्प रिकवर सिंकिंग लोन्स ऑफ द बैंक, बैंकों के जो लोन्स डूब रहे हैं, चुके हैं, जो कंपनियां पे नहीं कर रही हैं, उनसे रिलेटेड, उनकी रिकवरी से रिलेटेड ये कानून बनाया गया है। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज़, जो एनिमल की जो स्पीसीज़ हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं, प्रलुप्त होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। थर्ड है इंडियन स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए। या फिर चौथा है इंडियन कॉरपोरेट्स की से रिलेटेड ट्रेड पॉलिसीज़, फेवरेबल ट्रेड पॉलिसी बनाने के लिए। कौन सा सही ऑप्शन है? आंसर नंबर इसका फर्स्ट, यानी कि जो बैंकों ने लोन दे रखे हैं कंपनीज़ को या नॉन कॉरपोरेट्स को, उनके लोन्स की रिकवरी के लिए ये कानून बनाया गया। इससे रिलेटेड थोड़ी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फुल फॉर्म मैंने बता दी है, 2016 में ये बना है और बैंक्रप्सी लॉ है ये इंडिया का। पहले जो है सीका हुआ करता था, सीका SICA, फुल फॉर्म बता देता हूँ, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। 1985 में ये कानून आया था। जो कंपनियां डूब रही थी उस टाइम पे रैम्पेंट इंडस्ट्रियल सिकनेस थी इंडिया में और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज डूब रही थी। उस टाइम पे उन कंपनीज़ को रिवाइव करने के लिए, और जो पैसा उन कंपनीज में फंसा हुआ था, इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो गई थी, वो कंपनी चल भी नहीं रही थी और कुछ प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर रही थी इकॉनमी की ग्रोथ में। वहाँ से पैसा रिलीज़ करने के लिए, ताकि उस पैसे को रिलीज़ करके कुछ प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज़ में लगाया जा सके, इसके लिए ये कानून बनाया था सीका। तो ये जो कंपनीज फेल हो रही थी 80s के टाइम पे, 1980s के टाइम पे, ये सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिस्क पोज कर रही थी। कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, सारी कंपनीज फेल होती जाएंगी एक के बाद एक, तो पूरी एक चेन होती है। एक कंपनी डूबती है तो पूरी की पूरी चेन बन जाती है, क्योंकि हर एक कंपनी दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, किसी न किसी से पैसा लिया होता है, देना होता है, तो दूसरी कंपनी पे भी रिस्क हो जाता है। एक सिस्टमेटिक टर्म यूज़ करते हैं, सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट होता जा रहा था पूरे सिस्टम के लिए। ठीक है, अब ये जो कानून था सीका, ये 2003 में रिपील कर दिया गया। रिपील का मतलब ख़त्म कर दिया गया और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा। एक नया कानून आया, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविज़न रिपील एक्ट। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी इसमें, उसको फिक्स करने के लिए ये नया कानून लेकर के आए थे और 2016 में तो ये पूरा कानून ही ख़त्म कर दिया और एक नया कानून आया IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जैसा भी हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। 4 ऑप्शन दिए हुए।
यहाँ नोट लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िए। ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो ये पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो ऐसे नेगेटिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कि उल्टा पूछ रहे हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन डिस्काउंट रेट को बढ़ाना, इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट, या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, इंक्रीजिंग टैक्सेस। चारों में से आपको बताना है कि कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी एग्जाम्पल नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक RBI बनाता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो मनी फ्लो से रिलेटेड पॉलिसी है कि पैसा कैसे रूट करेगा हमारे देश में, उससे रिलेटेड पॉलिसी RBI डिसाइड करता है। तो इसका सही आंसर है 4th, इंक्रीजिंग टैक्सेस। टैक्सेस बढ़ाना जो है मॉनेटरी पॉलिसी का काम नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट हैं, टूल्स हैं। मतलब RBI फॉलो करता है, जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ा देगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रिक्वायरमेंट, कुछ भी, ताकि मनी को कंट्रोल कर सके कि ज़्यादा मनी फ़्लो करनी है या कम करनी है, कंट्रोल करनी है अकॉर्डिंगली। ये महंगाई कितनी है उसको संज्ञान में रखते हुए बैंक डिसाइड करता है कि पैसा ज़्यादा छोड़ना है इकॉनमी में या कम छोड़ना है। थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज आपको और बता देता हूँ कि देखिए, मैंने बताया आपको सेंट्रल बैंक करता है इसको मैनेज, मॉनेटरी पॉलिसी वही बनाता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव 2 तरह की इसमें टूल्स होते हैं, यानी कि तरीके होते हैं मनी को कंट्रोल करने के। एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, आपको पता होने चाहिए, एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं। क्वांटिटेटिव जो टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, जिसमें बैंक जो है डायरेक्टली पैसा मार्केट में छोड़ता है। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह ख़रीदने हैं या फिर बेचने हैं, अकॉर्डिंगली पैसा जो है मार्केट में फ़्लो करता है। या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गई। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब रेपो एंड रिवर्स रेपो, इसके 2 टूल्स हैं। रेपो का मतलब कि रेपो रेट मतलब वो रेट जिसमें RBI जो है बैंकों को पैसा लेंड करता है, पैसा इसमें देता है बैंकों को, और बैंक जो है इसमें इंटरेस्ट RBI को देते हैं। दूसरा रेट होता है रिवर्स रेपो का मतलब वो रेट जिस पे बैंक्स लेंड करते हैं RBI को, या बैंक्स अपना पैसा RBI के पास जमा करवाते हैं और RBI उस पे जो है इंटरेस्ट देता है बैंकों को, तो वो उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। ठीक है, फिर है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, SLR, CRR, बैंक रेट, क्रेडिट सीलिंग। ये सब अपने आप में वाइड टर्म्स हैं, आप इसको गूगल कर सकते हैं, नहीं तो आगे आने वाली वीडियोस में हम इसे डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, मैं वीडियोस बना दूंगा इसके ऊपर। ये एग्जांपल थे क्वांटिटेटिव मेजर्स के। क्वालिटेटिव मेजर्स होता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आता है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग मतलब RBI जो है बैंकों को बोलेगा कि आपको जो है, मान लो वुमेंस को आपको जो है लोन देना है इतना %। अगर आप 100% लोन दे रहे हैं तो 10% मान लो आपको जो है वुमेन को देना है, या 20% बोल देगा कि आपको जो है छोटी छोटी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको आपको लोन देना है। तो वो राशनिंग करवा रहा है बेसिकली, आपको एलोकेशन आपकी डिसाइड करवा रहा है। RBI कह रहा है कि आपको ऐसे ऐसे लैंडिंग करनी है, राशनिंग, इसको क्रेडिट राशनिंग बोलते हैं। तो क्वालिटेटिव मेजर हो गया जहाँ पे डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है RBI की तरफ से, जैसा कि क्वांटिटेटिव में हो रहा था, तो यहाँ क्वालिटेटिव इसको बोल दिया है। फिर होता है मॉरल सॉशन एंड डायरेक्ट एक्शन बाय दी RBI। ठीक है, इतना जान लेते हैं, अभी इतना बहुत है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है ट्रेडिशनली ऑडिटर्स के प्रोफेशन को गवर्न करता है और डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है अगेंस्ट दी एयरिंग प्रोफेशनल्स या एयरिंग ऑडिटर्स। ऑडिटर्स होते हैं जो कि कंपनियों का ऑडिट करते हैं, उनके फाइनेंशियल्स का। तो 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, ICAI होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये जो है गवर्न करता है CA के प्रोफेशन को, जो कि ऑडिटर्स का रोल प्ले करते हैं कंपनीज़ के फाइनेंशियल ऑडिट में। 3 ऑप्शन बाकी और दिए गए हैं, आपको पता होंगे, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट है RBI आपको पता है रेगुलेटर है, बैंकों को रेगुलेट करता है इंडिया में, सेंट्रल बैंक है इंडिया का। थर्ड ऑप्शन है IRDA, ये आपका इंश्योरेंस कंपनीज़ का रेगुलेटर है। और फोर्थ है आपका
सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपको जो आपकी सिक्योरिटी मार्केट है इंडिया की उसको रेगुलेट करता है। ये रेगुलेटर चारों ही बेसिकली रेगुलेटर है। इस क्वेश्चन में हमारा सेकंड आंसर सही है, ICAI ये भी रेगुलेटर है। ये मैंने एडिशनल नॉलेज में सबकी फुल फॉर्म दे दी है, आपको मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। फुल फॉर्म आप यहाँ पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ सेटिंग अप नफरा, NFRA, इसका एम क्या है? 4 ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर है थर्ड, टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। नफरा बेसिकली पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बताया कि ICAI, ये देखिए ICAI जो है CA के प्रोफेशन को रेगुलेट करता था, अभी भी करता है, लेकिन बाद में सरकार ने नफरा बना दिया जो कि ICAI को सुपरसीड तो नहीं करता है, लेकिन रोल्स डिवाइडेड हैं। नफरा भी रेगुलेटर है, वो भी जो एयरिंग प्रोफेशनल्स हैं, ऑडिटर्स हैं, उनके अगेंस्ट केसेस की सुनवाई करता है। ICAI भी सुनवाई करता है, उसका अपना एक डिसिप्लिनरी मैकेनिज़्म है जो कि मिसकंडक्ट के केसेस आते हैं ऑडिटर के ख़िलाफ़, उनकी सुनवाई करता है। बेसिकली जो बड़े मेजर केसेस हैं वहाँ पे नफरा का रोल आ जाता है। ये मैंने नीचे आपको बता ही दिया है कि ICAI का क्या रोल था, नफरा का क्या है, और दोनों जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों रेगुलेटर्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के रोल में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर एक काम ICAI कर रहा है तो नफरा उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, और नफरा वाले में ICAI नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, निफ्टी 50 के ऊपर क्वेश्चन है कि ये किस कंट्री का इंडेक्स है? 4 ऑप्शन है, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया। तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स का नाम, उसका है, इंडेक्स का नाम है। तो ये इंडिया का जो है, थर्ड आंसर इसका सही है। निफ्टी 50 इंडिया का इंडेक्स है। ये एक बेंचमार्क इंडेक्स है इंडियन स्टॉक मार्केट का। 50 जो सबसे बड़ी देश की कंपनियां हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, उसका वेटेड एवरेज दिखाता है ये इंडेक्स। एक तरह से बेंचमार्क है, ये बैरोमीटर है जो इकोनॉमी की हेल्थ दर्शाता है। मुंबई में सिचुएटेड है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये NSE से पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और NSE इसके बाद में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इस BSE, और लीडिंग इंडेक्स BSE का BSE सेंसेक्स है, और NSE का निफ्टी 50 है। तो क्लोज ऑल 10 क्वेश्चन वी हैव कवर्ड। तो आशा करते हैं आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। तो एक चीज़ मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि जो भी टाइम आपने स्पेंड करा है इस वीडियो को देखने में, जो भी चैनल की वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप पूरी वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न आपका एग्ज़ाम का है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हैं, उसकी रेलिवेंसी, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल काम आएगी आपको, तो ही आप जो है आपको यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड करना चाहिए। यूट्यूब पे अगर आप टाइम स्पेंड कर भी रहे हैं तो काम की चीज़ देखिए, ऐसा नहीं है कि सर्फिंग कर ली एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, उससे प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी पूरी। ठीक है दोस्तों, बाकी लर्निंग धीरे धीरे और लेते रहेंगे बाकी वीडियोज़ में। थैंक यू।